देखिए आपका यदि कहीं भी हमारे पास दो समीकरण दिए गए हों, जैसे मैंने माना कि जो हमारा पहला समीकरण है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये आपका कोई पहला समीकरण दिया गया है। यदि हमारे पास दूसरा जो समीकरण तथा जो दूसरा समीकरण दिया गया है वह किस रूप का रहे, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका कोई दो समीकरण यदि दिया गया हो, यदि कहीं हमें अनुपात निकालना रहे, कैसा अनुपात, a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 कामा c1 बटा c2। यदि हमें कहीं इन दोनों समीकरणों का अनुपात निकालना हो और आप लोगों से कहा जाए कि इसके बारे में आप कितने प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका ये उठेगा कि सर ऐसा हो सकता है कि जब मैं दोनों समीकरणों का अनुपात निकालूं तो इन तीनों का मान आपस में बराबर ना हो। तो यदि इन तीनों का मान आपस में बराबर नहीं है तो जहां कामा लगा है वहीं पर चिन्ह क्या लग जाएगा, बराबर नहीं है। ये चिन्ह कब लगेगा, जब इन तीनों का मान आपस में बराबर नहीं आएगा। और जब तीनों का मान आपस में बराबर नहीं आएगा तो उसे बोला जाता है आप लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा। उसे हम कैसी रेखा बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। और प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब जिसका केवल एक हल हो उसे हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। तो ये अद्वितीय आपका हल हो गया। फिर उसके बाद का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि तीनों का मान आपस में बराबर ना हो तो ऐसे समीकरणों को हम संगत समीकरण बोलेंगे। कैसा समीकरण बोलेंगे, संगत समीकरण बोलेंगे। दूसरा प्रश्न आप ये कह सकते थे कि सर इन तीनों का मान आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, बोलिए। इसमें आपका दूसरा प्रश्न ये कह सकते थे कि सर पहले वाले में तीनों का मान आपस में बराबर नहीं होगा, तो यदि कहीं भी दो समीकरणों का मान आपस में बराबर नहीं आता है निकालने पर तो उसे हम बोलेंगे, यदि बोलेगा कि कैसी रेखा तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। पूछेगा कि कितने हल होंगे तो बोलिएगा अद्वितीय हल। बोलेगा कि कैसा समीकरण है तो क्या बोलेंगे, संगत समीकरण। तो इतना आपका तीन प्रश्न बन गया। दूसरा आपका क्या था, आप ये कह सकते थे कि सर इन तीनों का मान आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। यदि इन तीनों के मान आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम कैसा चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, बराबर बराबर का। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि तीनों का मान आपस में बराबर आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे समपाती रेखा। और जो बोलिए, चलिए क्या बोलेंगे, यदि तीनों का मान आपस में बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे समपाती रेखा। तीसरा आपका प्रश्न क्या है कि केवल दो का मान आपस में बराबर हो, अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। कहने का मतलब पहला प्रश्न हमारा ये बनता था इन सभी के अनुपात में कि इन तीनों का मान आपस में बराबर ना हो। दूसरा ये बना कि तीनों का मान आपस में बराबर हो जाए। तीसरा ये बना कि केवल दो का मान आपस में बराबर हो, तीसरे का ना हो। तो जब केवल दो का बराबर होगा तो उसे हम बोलेंगे समांतर रेखा। और समांतर रेखा के कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो किसके हल नहीं होते हैं, समांतर रेखा के कोई हल नहीं होते हैं। और जिसके कोई हल नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण। तो यहाँ पर लिख दीजिए असंगत समीकरण। कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि जिसके हल होंगे
उसे बोला जाएगा संगत समीकरण, और जिसके हल नहीं होंगे उसे बोला जाएगा असंगत समीकरण। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जैसे आपका दिया गया है चौथा सवाल, कह रहा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या कोई और सवाल पूछना था क्या इसमें? नहीं, हमें लगा कि चौथा बताना। तो चौथा तो है। देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब यदि संगत रहेगा तो उन्हें हमें किस विधियों से लगाना रहेगा? ग्राफी विधि से लगाना रहेगा। तो सवाल आपका पहला जो है, देखो क्या दिया है आपका पहला सवाल, बोलो क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5। तो ये आपका कोई पहला समीकरण है। तो मैंने बताया कि समीकरण एक की तुलना करने से पहले एक बार हम जरूर ये चेक करेंगे क्या इसके दाहिने वाले पक्ष में जीरो है? नहीं है। यदि इसके दाहिने वाले पक्ष में जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे? जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। तो जीरो कैसे बनाया जाता है? यदि मैं इन सभी संख्याओं को उठा करके दूसरे पक्ष में फेंक दूं तो कोई संख्या शेष रही नहीं जाएगी, तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे? जीरो। तो पक्षांतर करो, तो यह करके मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई, और प्लस वाला इधर आएगा माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिख देंगे? जीरो। और डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब मैंने कहा समीकरण 1 की तुलना हमेशा किससे की जाएगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो लिख लो यहाँ पर समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो मैंने तुलना का मतलब आप लोगों को बताया है कि तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले अवयव के क्या होगा? तो पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव को बराबर करेंगे तो ये x से क्या होगा? कट जाएगा। तो a1 का मान कितना निकलेगा? देखो x, मैंने कहा कि पहला वाला अवयव पहले अवयव के बराबर, अर्थात a1x बराबर x मिला। हमें किसका मान चाहिए? a1 का। तो जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह छिपा? तो गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। तो भाग दे दीजिए। तो x बटे में आया तो कितनी बार में करा? तो a1 का मान कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो a1 के जगह पे कितना लिखेंगे? 1। उसी प्रकार जब ये दूसरा वाला अवयव दूसरे अवयव के क्या होगा? बराबर। तो ये y से कटेगा तो b1 का मान कितना मिल जाएगा? 1 ही मिलेगा। आप ये कह लीजिए a1 b1 c1 के कौन मान कहलाते हैं? x y जो होते हैं उन्हीं के गुणांक वाले कहलाते हैं। तो x का गुणांक यहाँ कितना छिपा है? 1। यहाँ पर y का गुणांक 1, और c1 का मान कितना हो गया? -5। क्यों हुआ? क्योंकि तीसरा वाला अवयव तीसरे अवयव के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने मान निकाला। अब दूसरा समीकरण क्या दिया उसको बोलो। a2x प्लस b2y। a2x का समीकरण वहां पर देखो क्या लिखा गया है। समीकरण आपका जो दूसरा दिया गया है, चौथे का दूसरा का 2x प्लस 3y। नहीं, चौथे का यहाँ पे चौथा क्या दिया है आपका? 2x प्लस 2y बराबर कितना? 10। तो मैंने कहा इस समीकरण को तुलना करने से पहले एक बार जरूर चेक करिए क्या इसके दाहिने पक्ष में जीरो है? नहीं। यदि इसके दाहिने पक्ष में जीरो नहीं है तो जीरो बनाएंगे। तो जीरो कैसे बनाया जाता है? पक्षांतर किया जाता है। पक्षांतर करो। तो 2x जैसे आगे बढ़ा तो ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अब ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस, बराबर कितना आ गया? अब इसको डैश डैश करके समीकरण नंबर 2, और ये आपका समीकरण 1 था। तो समीकरण 2 की तुलना किससे? तो यहाँ पर लिखिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर।
तो तुलना का मतलब पहला वाला अवयव पहले अवयव के बराबर। तो बराबर करो आप, तो x से कट जाएगा तो a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान 2 होगा और c2 के जगह पे -10। ऐसे मान निकाल लिए आप लोग। अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान मिल गया तो अनुपात निकाल सकते हैं। इसलिए a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 कामा c1 बटा c2। अब मान रख दो, तो a1 रखा है तो a1 का मान कितना है, उठा के रखो। a1 के जगह पे 1 बटा है तो बटा, a2 लिखा है तो a2 के जगह पे 2, गामा है तो गामा, b1 लिखा तो b1 का मान 1। ये देखो लिखे ही नहीं, b1 का मान कितना है 1, बटा है तो बटा, b2 के जगह पे 2, गामा, c1 का मान -5, c2 का मान -10 यहाँ है तो -10 यहाँ रख दो। हमने a1 a2 -10 है तो यहाँ पर -10 रख दीजिए। अब देखो अंश में कुछ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो इनको मैंने क्या किया, काट दिया। यदि अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही है तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो 5 एक कम 5 दूना 10, तो इन तीनों का मान आपस में क्या आ गया, तो यदि इन तीनों का मान आपस में बराबर आ गया तो कामा की जगह पे क्या चिन्ह लगेगा, बराबर। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा यदि तीनों का मान आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं। और संपाती रेखा के कितने हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और है जिसके हल होंगे उसी को क्या बोला, तो एक ऐसा समीकरण हो गया संगत समीकरण। तो इसलिए संगत समीकरण है, कैसा समीकरण है, संगत समीकरण है। यदि ये संगत समीकरण है तो इसको किस विधि से लगाने के लिए कह रहा है, ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि जो होती है सबसे लंबी चलती है, तो आप को यहाँ ग्राफ से ना लगा करके आप विलोपन विधि से अभी लगाइए। आपको एक ही सवाल में पूरा ग्राफ से बता दिया जाए। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को सर्वप्रथम लिख लेते हैं। दोनों समीकरणों को हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखो दोनों समीकरणों को। तो पहला समीकरण क्या था जो दिया है आपका, x प्लस वाई बराबर 5 दिया था। दूसरा समीकरण क्या दिया था, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो मैंने आप लोगों को प्रश्न में बताया कि विलोपन विधि में एक चर राशि का विलुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। तो विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को लिखने के बाद चेक करते हैं कि जो ये चर राशि क्या इनके गुणांक आपस में बराबर है। x के मिलाओ, यहाँ x का गुणांक 2 है तो यहाँ कितना है, तो क्या समान मिला, हो सकता है कि y का मिल जाए। y का मिलाओ, क्या y का मिला, नहीं मिला। तो मैंने कहा जब बराबर नहीं मिलेगा तो बराबर करने का तरीका क्या, पहले वाले का गुणा दूसरे में, दूसरे वाले का गुणा पहले में। अब मैं इनका गुणा प्रत्येक अवयव में करूंगा। तो 2 का गुणा x में करोगे 2x, 2 का गुणा y में करोगे 2y, और 2 का गुणा 5 में करोगे 10। इतना क्लियर हो गया। अब 1 का गुणा 2x में करेंगे 2x, और 1 का गुणा 2y में करेंगे 2y, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10। अब देखो चर राशियों के गुणांक बराबर हो गए तो फिर क्या चेक करते हैं, चिन्ह विपरीत है कि नहीं। यदि विपरीत नहीं है, विपरीत का मतलब एक प्लस हो तो दूसरा, तो क्या है प्लस माइनस है, तो मैंने कहा विपरीत नहीं है तो चिन्ह विपरीत करो। प्लस का विपरीत माइनस, प्लस का विपरीत माइनस, प्लस का विपरीत। ये देखो प्लस माइनस अवयव समान है, चिन्ह विपरीत तो कट गया। तो देखो जिस चर राशि का मान निकालना था वही ही कट जा रहा है कि नहीं। यस सर। तो जिस चर राशि का मान निकालना हो यदि वही ही कट जाएगा तो उस दशा में आप लिखिएगा
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा कब आप लिखिएगा, यदि जिस चर राशि का मान निकालना हो वही चर राशि कट जाएगी तो उस दशा में लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए आया था कि नहीं आया था? ये पहले बता दिया था कि अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, और वही आपका लगाने पे भी आया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः अपरिमित रूप से, क्या लिखेगा, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रूप से अनेक हल होंगे। नोट कर लो इसको आप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहीं आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। इस सवाल में कह रहा है कि संगत समीकरण है कि असंगत। तो हमें इसको चेक करने के लिए किन की मानों की आवश्यकता पड़ेगी, a1 बटा a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। जब तक हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान मिल नहीं जाता है तब तक हम इसको घोषित नहीं कर सकते हैं कि ये संगत समीकरण है कि असंगत। मैंने बताया है कि संगत समीकरण कब बोला जाता है, जिसके हल होंगे, और असंगत समीकरण किसे बोला जाता है, जिसके हल नहीं होंगे। तो ध्यान दो, तो मैंने बताया था कि समीकरण एक की तुलना करने से पहले एक बार हम जरूर ये चेक कर लेंगे कि इसके दाहिने वाले पक्ष में 0 है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसके दाहिने वाले पक्ष में देखूं तो क्या इसके दाहिने वाले पक्ष में 0 है? नहीं। तो 0 बनाने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो प्रयास कैसे करना है कि मैंने कहा यदि मैं प्रत्येक संख्याओं को दाहिने वाले में से उठा के फेंक दूं दूसरे वाले संख्या में, दूसरे पक्ष में, तो क्या यहाँ कोई संख्या बचेगी? नहीं। और जब कोई संख्या बचेगी ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे? 0। तो या करके लिख दो 3/2x प्लस 5/3y, और ये प्लस वाली वैल्यू इधर आएगी तो -7 बराबर क्या आ गया? 0। अब इसको डैश डैश करके क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर 1। तो मैंने कहा यदि समीकरण 1 के दाहिने पक्ष में 0 है तो तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो ए वाला अवयव इस अवयव के बराबर करोगे तो x से क्या होगा, कट जाएगा। तो a1 का मान कितना आ जाएगा, 3/2। जैसे x से कट गया तो केवल 3/2 ही तो बचा। अब दूसरा वाला अवयव दूसरे के बराबर, तो y से कट जाएगा तो b1 का मान कितना, 5/3। अब तीसरे वाले अवयव की जगह पे क्या लिखा है, -7 लिखा है, तो -7। प्लस चिन्ह क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक अवयव के साथ प्लस चिन्ह छिपा रहता है, इसलिए प्लस नहीं लिखा जाता है। लेकिन यदि माइनस आ जाता है तो माइनस को लिख लिया जाता है, क्योंकि माइनस छिपा नहीं रहता है। अब देखो समीकरण 2 को, क्या इसके समीकरण 2 को तुलना करने से पहले मैंने चेक किया क्या इसके दाहिने पक्ष में 0 है? नहीं। तो 0 बनाओ, तो पक्षांतर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो या करके क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो -14। और जब संख्या इधर चल गई, कोई संख्या नहीं बची, तो क्या बच गया, 0। तो समीकरण क्या है, 2। तो समीकरण 2 की तुलना कैसे करेंगे, जैसे पहला था तो 1 चला, तो दूसरा है तो क्या चलेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना का मतलब पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर।
तो ये x x से कट जाएगा तो a2 का मान 9 9 निकल गया है आपका। अब देखो y y से कट जाएगा तो b2 का मान -10 हो गया। और ये c2 के जगह पे क्या लिखा है? -14। हमें मान सब कुछ मिल गया। तो अनुपात निकालो। तो अनुपात क्या होता है? इसलिए a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 कामा c1 बटा c2। अब मान निकालो। a1 का मान कितना? 3/2। अब देखो बड़ा बटा है तो हमने बटा बनाया। a2 तो a2 का मान 9 तो 9 लिख दीजिए। कामा है तो कामा। अब ध्यान दो b1 लिखा तो b1 का मान कितना? 5/3। आगे बढ़ा तो बटा है तो बटा बनाया। b2 है तो b2 के जगह पे -10 कामा है तो कामा। c1 का मान -7, c2 का मान -14। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि यदि हमारा अंश हर में कोई एक जैसे दिखाई देते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। तो ये कट गया। और ये देखो अंश बटे हर वाली संख्या कट रही है तो मैंने काटा। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि यदि बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर हो तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर। तो क्या ये बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर है? नहीं। तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है? 1। अब देखो बन गया कि नहीं? तो बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर तो सबसे नीचे वाली संख्या गुणा में कहाँ जाती है? ऊपर। अर्थात इसको आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 3/2 तो सबसे नीचे वाला गुणा में कहा गया? ऊपर। और ऊपर वाला नीचे हो गया। कामा ये देखो 5/3 तो 5/3। बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर कर दो और 10 नीचे हो गया। और इधर कितना आया? 1/2। ये देखो, चलिए देखिए। तो आपने क्या देखा कि यदि बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर तो सबसे नीचे वाला कहाँ गया? ऊपर गया। फिर मैंने कहा था कि कभी भी हर में माइनस नहीं रह सकता तो माइनस को हर में से उठा के कहाँ लिख देंगे? अंश में लिख देंगे। तो अंश में लिख दो। अब देखो अंश बटे हर वाले कट रहे तो काटो। 3 त्रिका 9, 5 दूना 10। अब देखो 3 एकम 3 कटा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना है? 1। बटा है तो बटा। 2 का गुणा 3 में 6। कामा है तो कामा। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6। कामा इधर कितना आया? 1/2। क्या इन तीनों का मान आपस में बराबर है? नहीं। ये 2 बराबर हो सकते थे। कब हो सकते थे? जब ये माइनस नहीं होता। लेकिन माइनस है तो एक प्लस है तो ये भी नहीं बराबर हुआ। तो यदि तीनों का मान आपस में बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा को ही क्या बोला जाता है? संगत समीकरण। संगत समीकरण क्यों बोला गया? क्योंकि उसका अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल है तो मैंने बताया जिसके हल होंगे उसी को क्या बोलेंगे? संगत समीकरण बोलेंगे। लिखना अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसलिए कैसा समीकरण है? इसलिए यह संगत समीकरण है। केवल हमें पूछ रहा था कि कैसा समीकरण है, तो एक ऐसा समीकरण हो गया आपका संगत समीकरण हो गया। तो अब आप लोग लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं आपसे पूछा जाए कि कैसी रेखा है या कैसे हल है या कैसा समीकरण है, कि मतलब संगत है कि यह संगत, कितने हल होंगे, तो हमें हमेशा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान जब तक मिल नहीं जाता तब तक हम उसको घोषित नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप समीकरण जो भी दिया रहेगा आपके पास उसको तुलना करने से पहले आप एक बार जरूर चेक करिए कि उसके दाहिने पक्ष में 0 है कि नहीं।
जीरो नहीं है तो जीरो बना करके तुलना कर दो, आपका मान निकल जाएगा।